हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, एमसीक्यूज। आज हम लोग साइंस के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा की पोस्ट आई है डिप्टी रेंजर के लिए और एसीएफ के लिए। तो उसको टारगेट करते हुए हम लोग आज से एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट का, जितने भी आपके सिलेबस में है, जिसमें साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और यदि अभी तक तो केवल 2 ही बार हुआ है खैर ये पेपर। अगर आप लोग अगर वो 2 पेपर अगर देखें प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होती है और इसकी डिमांड भी बहुत है। तो आप लोग क्या है, अगर साइंस का चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है, साइंस सब्जेक्ट यदि आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जहाँ सिलेक्शन लेने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो साइंस से मैं क्वेश्चन अगर बोलूँ कितना, मतलब कि अगर परसेंटेज देखा जाए तो 7 से 8, 7 से 8 एक क्या है कि एक ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट क्या है 6, 7, 8, 9, 10, कभी कभी 12, 13 भी पूछ लेता है। तो क्या है, साइंस अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो आज हम लोग क्या है, साइंस के टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप 4 से 5 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 5 से 6 भी हो सकते क्लासेस। उन 5 से 6 जो आने वाली क्लासेस है, उसमें हम लोग साइंस का जितना भी एमसीक्यूज है उस पूरे साइंस के सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, जिसमें से आपका कम से कम एक प्रकार से अगर साइंस कंप्लीट हो जाता है तो आपका 9 to 10% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर हिस्ट्री। तो जो आज हम लोग का जो मेन फोकस है, वो हम लोग का जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा छत्तीसगढ़ में जो वन विभाग की जो पोस्टें आई हैं डिप्टी रेंजर और एसीएफ के लिए, तो उसको हम लोग टारगेट करते हुए आज से हम लोग क्या है, उसकी तैयारी में एकदम जुट जाना है और सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं, 500 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसमें से ये मानिए कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाने वाला है। तो आप लोग एकदम ध्यान लगा के एकदम नोट्स बनाते चलिए और डेफिनेटली आप लोग क्या है, अपने एम में या अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं ये जो भी है, मैंने इसको साइंस के लेक्चर में पढ़ा भी दिया है। यदि आप लोगों को साइंस का लेक्चर अगर पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंसुलिन किसका स्त्रावण करता है, मतलब ये थोड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कि इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ होता है। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ केसी ने पोस्ट निकाला है, छत्तीसगढ़ केसी 2011 का एक क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पे होता है। तो इंसुलिन का आप लोगों ने यदि साइंस का लेक्चर पढ़ा होगा मेरा, तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप आराम से आंसर क्या कर जाएंगे कि जो इंसुलिन का स्त्रावण है वो कहाँ पे होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन का स्त्रावण होता है। आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंसुलिन है, सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब कि वहां पे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण होता है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन सही हो गया कि इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पे होता है। ये अक्सर एग्जाम में बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये तो पूछा ही आता है। यदि आप लोग उसके हिसाब से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पे होता है, तो अग्नाशय में होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मानव त्वचा निम्न में से क्या है। 2012 क्वेश्चन है कि मानव त्वचा है, जो हमारी स्किन है, उसमें से क्या है, कोशिका है कि अंग है कि ऊतक है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मैंने आपको बताया है साइंस के लेक्चर में कि जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मतलब ये क्या है, अंग है। तो त्वचा क्या है, एक प्रकार का अंग है, और शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि कोई है तो वो कौन सा है, त्वचा है। तो आप लोग इसको आराम से आंसर कर जाएंगे। अब आइए थर्ड में, रक्त अंध, मतलब कि जिसको कलर ब्राइटनेस बोलते हैं हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, कलर ब्राइटनेस। रक्त अंध व्यक्ति में किन रंगों को विभेद करना मुश्किल हो जाता है, मतलब जो जिस व्यक्ति को कलर ब्राइटनेस होता है, क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद आंसर करिए कि जिस व्यक्ति को कलर ब्राइटनेस होता है उसको कौन से रंग में, कौन से 2 कलर ऐसे होते हैं जिसमें विभेद कर पाना मुश्किल होता है। तो कौन सा होता है वो, लाल व हरा होता है। अब देखिए, तपेदिक रोग का कारण, तपेदिक रोग का कारण। देखिए, तपेदिक मतलब कि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तपेदिक है
वो किसके कारण से होता है। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तपेदिक जो है, तपेदिक एक रोग होता है जिसमें, तो उसमें क्या होता है, जिसे बुखार भी बोलते हैं। तो तपेदिक रोग का मुख्य कारण क्या है, तो जीवाणु है। देखिए हम लोग अभी साइंस में ये जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ नहीं पढ़े हैं। तो आप तपेदिक यदि रोग का कारण पूछा जाए तो क्या क्या टिक करेंगे, तो जीवाणु। पीएससी 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे ईयर भी मैं लिख दिया ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व होता चला जाए। तो अब देखिए, तो एक बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या किससे होता है, मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो ये प्रोटोजोआ। मतलब यदि एग्जाम में आया कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। अब देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान, देखिए मैंने आपको रक्त बढ़ा दिया है, वहां देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था, 2013 क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है, जो रक्त है, मानव रक्त है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त के बारे में एक और बात जानिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो देखिए जो सेवन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो क्या होता है, उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। मतलब ये क्या है, 7 में उदासीन होता है। 7 से ज्यादा मतलब 7 से यदि बढ़ा तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्षारीय, और यदि घटा तो क्या हो जाता है, अम्लीय। मतलब 7 से ऊपर है, 7.1, 7.2, 8, 9, तो क्या है, वो क्षारीय है। अब रक्त में क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, जो कि इसके क्षारीय होने का मुख्य कारण है। यदि पूछा जाए कि रक्त का माध्यम क्या है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, क्या टिक करेंगे, क्षारीय है। क्यों है, क्योंकि उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो और ब्लड में क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अभी हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मैं बताता हूँ उसको एकदम ध्यान से, एकदम आराम से नोट करते चलिए। हम लोग फिर से आप दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले इसको आप नोट करिए। चलिए देखिए, तो अब अभी हम लोग क्या है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब कि आप बैठे हो, यदि आपको किसी वस्तु को देखना है, तो उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। मतलब किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। और यदि न्यूनतम की जगह यहीं पे अधिकतम कर दिया, यहाँ पे न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम होगा तो मतलब 25 सेंटीमीटर। और यदि वहीं पे अधिकतम हो गया कि किसी वस्तु को देखने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यूनिट एकदम याद रखिएगा, सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है mm में देता है, तो आप लोग क्या है, यूनिट को ध्यान नहीं देते हैं, और क्वेश्चन वहां पे देखिए, जहां पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा फोकस करा करिए। तो यूनिट में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। और यदि यहीं पे अगर आपको यूनिट नहीं मालूम है, अगर वहीं पे सेकंड ऑप्शन दे दिया 25 mm दे दिया, तो वहां पे क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 25 सेंटीमीटर। देखिए मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। देखिए मनुष्य जो हम लोग जो देखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। और यदि पूछा जाए कि जब आंख दान की जाती है, तो कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कौन सा दान किया जाता है, ये कार्निया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। और ये देखिए आप 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की आंख का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। अब आंख जब दान की जाती है, तो कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, पूरी आंख दान नहीं की जाती, कार्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस, और यहाँ पे अवतल दर्पण भी दे दिया है, अवतल लेंस भी। अगर आपको पता नहीं है तो लेंस और दर्पण में कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर दोनों में तुक्का लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको यूनिट बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं, तो कौन सा लाते हैं, अवतल लेंस। अब देखिए निकट दृष्टि दोष है क्या, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु अच्छे से साफ दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे दर्पण आया है, लेंस आया है, तो लेंस की जैसे लेंस की क्षमता कैसे नापते हैं, डायप्टर। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, डायप्टर लेंस की क्षमता है, जैसे कितने पावर का है, तो क्या है जो क्षमता, जो लेंस की जो क्षमता नापी जाती है, तो उसका मात्रा क्या है, डायप्टर। तो हम लोग का ये 7वां भी हो गया और 8वां भी हो गया। अब देखिए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है।
विटामिन ए में क्या होता है कि विटामिन रतौंधी रोग में क्या होता है कि हमें क्या है कि रात में जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखिए रतौंधी रोग जो होता है रात में जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो रतौंधी रोग में कौन से विटामिन की कमी होने से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 2018 पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब करवा रहा हूँ। मनुष्य के मुख गुहा से, मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी, इंग्लिश मीडियम वाले मुख गुहा को इंग्लिश में बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो मुख गुहा से स्रावित होने वाली लार किसका पाचन करती है। देखिए मैंने बताया था आपको, जब मैंने मुख गुहा पाचन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखा तो प्लीज वीडियो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन भी आया है 2003 में आया है, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं करवाऊंगा 2 मिनट बाद। तो देखिए मनुष्य के मुख गुहा से लार, देखिए जो लार ग्रंथि है वो किसका पाचन करती है। तो देखिए लार से क्या क्या स्रावित होता है, लार से टाइलिन और लाइसोजाइम। देखिए लार से क्या है, 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो मतलब क्या है, मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है, तो स्टार्च का। तो यहाँ पे आप आसानी से टिक कर जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अब आपको मन में आ रहा हो यार लाइसोजाइम का क्या काम है। तो लाइसोजाइम क्या है कि जो हमारे से भोजन में कीटाणु आते हैं तो उनका क्या करता है, शुरुआती दौर में ही भक्षण कर लेता है। तो मुंह हुआ मतलब बक्कल कैविटी, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन हो गया है, आप इसको फटाक से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये 2012, कोई 2012 में है, कोई 2017 में है, मैं सब में लिखा नहीं हूँ, बट आप ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न खाद्य पदार्थ में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए प्रोटीन पाया जाता है तो जनरली दाल में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि इसमें देखिए गेहूं भी है, दाल भी है, सोयाबीन भी है, आलू भी है। अब देखिए सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन की दाल होती है। तो सबसे सबसे ज्यादा यदि प्रोटीन पूछा तो क्या पूछे, क्या क्या लगाना है आपको, सोयाबीन लगाना है। अब आगे बढ़िए, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन आया था कि हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। जो हम कुछ भी देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। उस समय मैंने बताया था कि जो आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो ये कार्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, ये कार्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेटिना में प्रतिबिंब बनता है और ये वाला हिस्सा जो है दान दिया जाता है। पूरी आंख दान नहीं की जाती है। देखिए सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है। देखिए मैंने ब्लड जो पढ़ाया है आपको साइंस में, जो ब्लड वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल से बताया था। देखिए क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। तो देखिए जो एबी ग्रुप होता है ना, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिसके कारण से एबी जो होता है वो सभी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर लेता, मतलब सभी कोई भी ब्लड ग्रुप हो, सब एबी जो है सभी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर लेता है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन है कि जो सार्वत्रिक ग्राही लेकिन सार्वत्रिक दाता, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सार्वत्रिक ग्राही तो एबी है, मतलब सभी से ब्लड एबी ले लेता है, लेकिन सभी को देता कौन है, सभी को देता कौन है, सभी को देता है ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में क्या है, एंटीजन नहीं पाया जाता, जिस कारण से ओ क्या है, सभी को दान दे देता है। तो आपका ये सही हो गया, ए बी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। देखिए सर स्वस्थ मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक क्वेश्चन 2017 में आया था, सीजीपीएससी का ही क्वेश्चन था कि केल्विन में पूछेगा, केल्विन में पूछा। देखिए केल्विन जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन मतलब होता है कि 270 जितना भी डिग्री सेल्सियस रहता है उसमें 273 ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे
क्या 36.9। अब यदि केल्विन में पूछेगा आपको, 2017 में पूछा ही गया है सीजीपीएससी में, तो आप क्या करेंगे, केल्विन में ऐड करने के लिए 273.00 और यहाँ पे कितना 36.9, तो 36.9 309.9, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 310 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, आपको बस क्या है क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा अपना दिमाग चलाना है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो आंसर है आपके आंखों के सामने ही आंसर है। प्री में क्या होता है कि जो भी आंसर है आपकी आंखों के सामने ही, बस आपको ढूंढना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है इसका, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, तो आपको बताना है कि प्रोटोजोआ जो होती है मैंने क्या, हाँ, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन मतलब इसके पहले वाले इसमें कराया था मैंने, तो इसमें मैंने बताया था कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब प्रोटोजोआ किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो मलेरिया। यदि पूछा जाए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, तो क्या आप टिक करेंगे, तो मलेरिया। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ये सब कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी दोनों को मिला के मैंने बहुत ही अच्छा मिलाया हुआ है, जिसमें से क्या है कि क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। देखिए मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी आपको पता होना चाहिए, 12 जोड़ी। जो आपका लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये इधर, तो 12 इधर 12 इधर, मतलब कि जैसे ये लंग्स है आपका, तो लंग्स के ऊपर क्या होती है, पसलियां पाई जाती हैं। 12 हड्डियां इधर होती हैं, 12 हड्डियां इधर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 12 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीजीपीएससी और एमपीपीएससी में। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, तो मलेरिया से आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया से प्लीहा जो होता है वो हमारा प्रभावित होता है। देखिए प्लीहा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीसी का जो विघटन होता है, आरबीसी का विघटन कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। आरबीसी का विघटन होता है प्लीहा में, जिसे कि आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को ही बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भ्रूणावस्था में जो ब्लड आरबीसी का निर्माण होता है प्लीहा में ही होता है, तो ये सब चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीजी, और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन, अभी रिसेंटली के 2013, 14, 15 से लेके अभी तक के क्वेश्चन है ये। अब देखिए मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी होती है स्टेपिस, स्टेपिस की हड्डी होती है, स्टेपिस जो है वो हड्डी वो हमारे कान में पाई जाती है, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हम लोग का अभी तक का 20 क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको फटाक से नोट करिए। तो चलिए देखिए अब हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिया है, इंपॉर्टेंट साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, तो मतलब क्वेश्चन को पहले समझिए पूछ क्या रहा है। आयतन मतलब कि शरीर में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो कितने लीटर पाया जाता है, 6 से 7%, 6 से 7 लीटर है, 6 से 7 लीटर। यदि पूछा जाए कि पूरे शरीर में रक्त का हिस्सा कितना होता है, तो 7% जो होता है शरीर में ब्लड पाया जाता है। मतलब पूरे शरीर में यदि ब्लड पाया, मतलब ब्लड का कितना परसेंट पाया जाता है, 7% ब्लड पाया जाता है। 7% का मतलब समझे नहीं आप। देखिए पूरे शरीर में कुछ भाग स्किन का है, कुछ हड्डी का है, कुछ कार्टिलेज का है, तो उसमें कुल आयतन का कितना परसेंट जो होता है ब्लड पाया जाता है, तो 7% जो होता है ब्लड पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा गया कि आयतन कितना है, मतलब कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, 6 से 7 लीटर। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। रक्त में पाई जाने वाली धातु, आपको पता होना चाहिए रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, देखिए रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में, और किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मैं आपको नेफ्रॉन जब किडनी पढ़ाऊंगा तो आराम से बताऊंगा। ये क्या एमसीक्यूज है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
देखिए फिर जब मैं आपको साइंस का लेक्चर तो प्रोवाइड हो ही रहा है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो किडनी है, किडनी की जो क्रियात्मक है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्वेश्चन भी हो गया। रक्त में लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए रक्त में लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हीमो ऑक्सीग्लोबिन बनाता है। हीमो ऑक्सीग्लोबिन बनाता है, वही कारण होता है कि हीमोग्लोबिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है रक्त के लाल होने के पीछे। मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो हीमोग्लोबिन की। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का क्या है? मुख्य घटक है। ये सब क्या फैक्चुअल चीजें आपको ये चीज याद ही करनी पड़ेगी। तो ये रहा हम लोग आज का वीडियो रहा। हम लोग क्या प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन करके क्या है, तो हम लोग 500 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आप लोग एकदम आराम से, मैं जो भी बताता हूँ, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी, तो जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए 25 क्वेश्चन के साथ। ऐसे 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग क्या है धीरे धीरे 500 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका साइंस का जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।